नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, गुजरात और बिहार राज्यों को सूखे की स्थिति पर लताड़ा है और केंद्र को हिदायत दी है कि इस मुद्दे पर मुख्य सचिवों की फौरी बैठक बुलाई जाए। साथ ही ये भी कहा है कि राज्य ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि यहाँ सूखे जैसे हालात हैं। अदालत ने कहा है कि मौजूदा आंकड़ों के आधार पर जिन क्षेत्रों में सूखे के हालात बन रहे हैं उनको चिन्हित करके आगे कदम बढ़ाया जाए। इसके अलावा अदालत ने आदेश ये भी दिया कि 3 और 6 महीने के भीतर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड बनाया जाए। कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा है कि संकट के समय में राज्यों की चुप्पी और झिझक हालात को और ज़्यादा गंभीर बना सकते हैं, जिसका सीधा असर जो पड़ेगा वो कमज़ोर वर्गों के लोगों पर पड़ेगा। आखिर अदालत की इस हिदायत के उस सख्ती के क्या मायने हैं और क्या असर पड़ेगा मौजूदा हालात पर? किस तरह की जिम्मेदारियां तय होती हैं केंद्र की और राज्यों की? और क्या वाकई जिस सूखे की जो नीति की बात हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर जो नीति नहीं होने की बात हो रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। खास मेहमानों के जरिए मेरे साथ बीजेपी से मौजूद हैं राजेंद्र अग्रवाल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब हैं, स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के। दोनों राजनीतिक मेहमानों के अलावा मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव, अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं जेएनयू में। कृष्णबीर चौधरी हैं, प्रेसिडेंट हैं भारतीय कृषक समाज के, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह जो कि सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं राज्यसभा टेलीविज़न के, मेरे सहयोगी हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सूखा प्रभावित कई इलाकों का उन्होंने दौरा किया है और बहुत बेहतरीन जो रिपोर्टें हैं, बहुत बारीक रिपोर्टें आपके सामने पेश की हैं उन्होंने पिछले कई हफ्तों में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कृष्णबीर जी, मैं आपके साथ समझने की कोशिश करती हूँ इस पूरे मुद्दे को कि जो कोर्ट की जो पूरी गाइडलाइंस हैं, जितनी सख्ती से कोर्ट ने एक तरह से हिदायत दी है केंद्र को भी और राज्यों को भी, कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं? देखिए, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, बहुत लंबे समय में ये परिस्थितियां बनी हैं। आवश्यकता तो 30 सालों से काम करने की थी, जो काम नहीं किया गया। शुरुआत होनी है, नदियों को जोड़ने की बात सरकार ने की है। भूजल स्तर में सुधार करना सबसे बड़ी आवश्यकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो काम करे, डिजास्टर हो कैसे रहा है, खासतौर से कृषि और पशु के जो किसानों के मामले में है। 2013 में 40 साल के बाद मराठवाड़ा में सूखा पड़ा। परिणाम क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये परिस्थितियां कैसे खराब हुई। विदर्भ की बात पहले थी, बुंदेलखंड की परिस्थितियां देखिए क्या हालात हैं, और बुंदेलखंड की परिस्थितियां आज भी बहुत बदतर स्थिति में है और पानी की समस्या बहुत बुरी हालत है। तो ये काम करने की आवश्यकता है, युद्ध स्तर पे काम करने की आवश्यकता है। हमने इतने लंबे समय से, आरशा जी, जब मनरेगा की बात होती है बार बार, तब मैंने हर कार्यक्रम में कहा कि इसका 100% सदुपयोग जो है मनरेगा का सिर्फ पानी को बचाने पे किया जाना चाहिए। पहली बार जो सरकार ने 5 लाख तालाब बनाने की बात की है इस बजट में 38,500 करोड़ में, और नदियों को जोड़ने की जो बात की है, ये समय की आवश्यकता थी। 2004 से पेंडिंग में नदियों के जोड़ने की बात का फाइल रद्दी की टोकरी में पड़ी रही। तो ये चीजें देर से शुरू हुई हैं, लेकिन अभी शुरुआत हुई है। परिणाम आने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि खराब भी बहुत सालों में हुआ है। ठीक है। प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं आपको समझना चाहती हूँ कि आखिर इन राज्यों को परेशानी क्या है ये घोषित करने में कि सूखा पड़ा हुआ है? क्या जो पैमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, जिसकी तरफ भी इंगित किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इन चीज़ों को आप जो है वो पैमाना बनाइए और घोषित करिए? उनका ये कहना है कि दरअसल ये प्रशासनिक स्तर पर भी काफ़ी इसको झिझक और निरंकुशता मानी जाएगी कि स्टेट्स जो हैं, सूबे जो हैं, ये मानने को ही तैयार नहीं है कि सूखा पड़ रहा है। जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे एक महत्वपूर्ण आलोचना की है, वो उन्होंने तिलक का संदर्भ लेते हुए कहा है कि सरकारों में इच्छा शक्ति की कमी है। तो जब समस्याएं ऐसी होती हैं, ख़ासतौर से वो समस्या ग्रामीण इलाकों में हो और गरीबों से ज़्यादा संबंधित हो, तो सरकारें पर्याप्त रूप से इच्छा शक्ति नहीं दिखाती हैं। पैमाने की बात भी, और केंद्र और राज्य के बीच में जो उनकी शक्तियां हैं सूखे से निपटने के लिए, उसके बारे में भी कोर्ट ने कहा है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात उसने इंगित की है वो ये कि पर्याप्त जो इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए रिकग्नाइज समस्या को पहचानने के लिए और उससे निपटने के लिए, वो नहीं है। पैमानों की बात भी की गई है, गुजरात के संदर्भ में की गई है, हरियाणा के संदर्भ में की गई है, और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा बात यह है कि सरकारों को जितना ध्यान देना चाहिए समस्या पर, उन्होंने नहीं दिया है। जी,
लेकिन इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात ये भी उठ रही है, जो नीति को लेकर बात हो रही है कि क्या सूखे को लेकर कोई राष्ट्रीय नीति है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि नीति बनाई जाए। एक ऐसा देश जहां कई राज्यों में हर साल सूखा पड़ता है, पशु मरते हैं, किसानों की जान पे बनाती है, उनकी माल पे बनाती है। हम जानते हैं कितना बुरा हालात फिलहाल महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों में हो रहे हैं। ऐसे में कोई सूखे पे राष्ट्रीय नीति क्यों नहीं है? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल के महीने में ही कई सारे निर्देश दिए थे जो फौरी निर्देश थे, मनरेगा के संदर्भ में और फंड्स के संदर्भ में। और अभी जो अंतिम जो जजमेंट आया है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नई बात, लेकिन कुछ जो बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये तय करना कि सूखा जो है वो डिज़ास्टर है, सबसे पहली बात ये, और इसलिए वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है। उसके बाद जितने भी निर्देश दिए हैं, दो तरह के निर्देश दिए हैं। एक ड्राउट से संबंधित कि ड्राउट मैनुअल अपर्याप्त है, पहले बना था, उसका अब संशोधन होना चाहिए, अपडेट नहीं हुआ है। दूसरा ये सरकार को, केंद्र और सरकार को ये कहना कि आपकी दोनों की जिम्मेदारी है सूखा। ये नहीं है कि केंद्र कहे कि राज्य की जिम्मेदारी है, उनको घोषणा करना चाहिए, और दोनों की मिलीजुली जिम्मेदारी है, क्योंकि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी इज समथिंग जो कि केंद्र को भी इंश्योर करना है, राज्यों को भी इंश्योर करना है। तो ये बात साफ तौर से कोर्ट्स ने इस संदर्भ में, इस जजमेंट के संदर्भ में कही। तीसरा कि ड्राउट मैनेजमेंट जो प्लान है उसको करना, ड्राउट को किस तरह से निपटा जाए, कौन कौन से कदम उठाए जाए, और उसके साथ साथ एनडीएमए एक्ट का जो कार्यान्वयन होना है, वो एक्ट बना 2005 में और आज तक उसके अलग अलग सेक्शंस का कार्यान्वयन नहीं हुआ है। तो जो मिटिगेशन फंड की बात हुई है, रिस्पांस फोर्स की बात हुई है, नेशनल प्लान की बात कही गई है, वो सब उस संदर्भ में कही है कोर्ट ने। तो ये ऐसी कोई कोर्ट ने सरकार को सिर्फ याद दिलाया है, कोई नई बात नहीं कही है। हाँ, इस संदर्भ में। लेकिन और उसके बाद डेडलाइंस कोर्ट को देनी पड़ी, कोर्ट को नहीं डेडलाइन देनी पड़ी, क्योंकि 10 साल तक कार्यान्वयन नहीं हुआ, और ये कागज पर, ये कहा कोर्ट ने कि ये सब अब चीजें कागज पर ही रह गई हैं, कागज पर रह गई हैं, इनका कार्यान्वयन होना चाहिए। तो ये कोर्ट ने बहुत मजबूती से अरविंद जी, ये रेखांकित करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो अपील है ये एनजीओ स्वराज अभियान के जरिए दायर की गई, जिसकी के बुनियाद पर जो है अदालत ने ये तमाम इंस्ट्रक्शंस जारी किए। लेकिन इसके अलावा 2-3 जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं जो हूँ बिंदुवार तरीके से चर्चा करना चाहती हूँ। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को लेकर। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इसका क्या काम होगा, क्या करेगा ये? देखिए, अभी अरफा जी, जैसे मैं जिन जगहों पर गया भी, तो प्रकृतया जो चीज़ें नज़र आती, चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए या आप महाराष्ट्र को ले लीजिए या मध्य प्रदेश, जो कि बुंदेलखंड का जो मध्य प्रदेश का इलाका है, यहाँ जिलों में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है बेसिकली वो हैंडल करता है सूखे को। मतलब जो राहत देने की बात होगी, या हालत ये हो गई कि जैसे उत्तर प्रदेश का अगर आप लेंगे तो पता चलेगा कि पिछले बार जो बेमौसमी बारिश हुई थी और आपदा आई थी, उसके मुआवजे अभी तक नहीं दिए गए हैं। और अगर दिए गए हैं तो कितना दिए गए हैं? किसी को 23 रुपये वाले लोग भी हैं, और 700 रुपये, 750 रुपये। आपदाओं में जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जिन बातों को खासतौर पर ध्यान रखा है कि आप राहत देने जा रहे हैं, राहत का मतलब ये नहीं होता, राहत तो उनको देनी चाहिए जो लैंडलेस लोग हैं, जिनके पास लैंड है, वो अभी पैमाना है, कोई भी राहत दी जा रही है। अभी जो मशीनरी है बेसिकली राज्य सरकारों की कहें, वो बहुत ही कमज़ोर मशीनरी है। बहुत ही जो लेखपालों का तंत्र है, उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहाँ करना, क्योंकि लेखपाल एक गांव का सर्वे करने में ही 4 महीना लगा देता है। उसके बाद अगर सर्वे करके रिपोर्ट आएगी, ये होगा कि इतने लोग प्रभावित हैं, इतना मिलना चाहिए, तो कुल मिलाकर के जो राहत देने वाला जो तंत्र है इतना कमज़ोर है कि उन्होंने अभी इस साल के सूखे का तो उन्होंने लगाया नहीं, जबकि बुंदेलखंड, मराठवाड़ा, ये इस सदी के नहीं, ये पिछले 100 सालों के सबसे खतरनाक और भयानक सूखे। आप जिससे बात करिए, जिस बुजुर्ग आदमी से, वो ये कहता है कि साहब हमने अपने जीवन में ऐसा भयानक सूखा नहीं देखा है। मैं आपको बताऊं, आप तो राहत का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ तो कोर्ट ने कहा है कि मानने को ही तैयार नहीं है कि सूखा हो रहा है। नहीं, अभी महाराष्ट्र सरकार ने आज ही ये माना है कि 29,000 गांव सूखाग्रस्त है। तो यानी जो है उस राज्य के आधे से ज़्यादा गांव, अभी तक जो था, ये सरकार जो है, महाराष्ट्र की सरकार बाकी राज्यों से आगे थी, और उन्होंने दावा भी किया कि हम सबसे पहले अक्टूबर में उन्होंने सूखा घोषित कर दिया था। तो जिस राज्य में अक्टूबर में घोषित हो गया हो सूखा, वहाँ पानी की ट्रेन जाने लगे, रेलगाड़ी जा रही हो लातूर में, और इतने भयानक
हालात हो गए हों कि वहाँ त्राही त्राही मच गई हो। मैंने आरफा जी खुद आंखों से देखा, रात में 11 बजे तक 10 बजे तक औरतें भाग रही हैं, भीख मांग रही पानी का कि सड़क से जाते हुए कहीं। तो ऐसा तो मैंने कभी नहीं हालात देखे जो है जिस तरह के हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो मशीनरी महाराष्ट्र में पिछले बार जो है मराठवाड़ा इलाके में 3000 टैंकरों से पानी नहीं सप्लाई हो रही थी, 900 टैंकर थे लगे और वो उन्होंने हालात को नियंत्रित कर लिया था। ठीक है। इस बार 3000 सरकारी टैंकर हैं, उसके अलावा गैर सरकारी जो है कम से कम 16-17 हज़ार टैंकर होंगे जो है। इसके बावजूद हालत सुधर नहीं। इसका मतलब ये है आरफा जी कि जो आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए जो राज्यों का जिलों में तंत्र है वो बहुत ही कमजोर है और एक डेडिकेटेड फोर्स बननी चाहिए। अगला सवाल मैं आपसे ड्राउट मैनेजमेंट मैनुअल पे पूछूंगी जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है और आपके पास मौजूद भी है कि किस तरह से 2009 के बाद से अपडेट नहीं किया गया है और दिसंबर 2016 की जो है डेडलाइन कोर्ट को देनी पड़ी है। ये भी बताया गया है कि जो ज़्यादा वेटेज है वो दरअसल रेनफॉल फेलियर और क्रॉप सोइंग शॉर्टेज को मिलना चाहिए जब आप ये डिक्लेयर करें कि सूखा है या नहीं। राजेंद्र अग्रवाल जी, ये राजनीतिक मुद्दा होने के अलावा ऐसा भी मुद्दा है इससे बड़ा शायद कोई राष्ट्रीय मुद्दा या देश हित का मुद्दा नहीं हो सकता कि हमारे किसान, जो हमारे अन्नदाता हैं, जो जो हमें रोटी देते हैं, वो इस कदर परेशान हैं। मुझे बताइए, आपकी कोर्ट की इन बातों से, अदालतों की बातों से आपके ऊपर क्या असर पड़ता है? क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय सूखा नीति नहीं है हमारे पास? बिल्कुल नहीं है और ये बात बिल्कुल ठीक है। और कोर्ट की चिंता एक प्रकार से जो पिछले 3 दिन लोकसभा के अंदर भी जो बहस चली उसको वहाँ भी रिफ्लेक्ट किया गया है और ये अनुभव आ रहा है। मैं भी पिछले 6-7 साल से संसदीय कार्यवाही को देख रहा हूँ कि ऐसे जो संकट आते हैं तो ये प्रदेश का विषय है, ये केंद्र का विषय है, इसके अंदर 2-3 महीने निकल जाते हैं। प्रदेश को रिपोर्ट भेजनी होती है। अभी जो नियम है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें पहले प्रदेश सर्वे करेगा, फिर रिपोर्ट भेजेगा, उसके अंदर उसकी कुछ आर्थिक जिम्मेदारियाँ बनेंगी, फिर कुछ आर्थिक जिम्मेदारियाँ केंद्र की बनेंगी, फिर वो जो उसका आकलन होगा, फिर वो जाएगी, फिर वो बढ़ने की व्यवस्था होगी। यानी तब तक सारा का सारा जो मामला है वो जो समय वो निकल जाता है। तो अभी तो अदालत ने पूरा रोड मैप तैयार कर दिया है कि एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जो है सारे चीफ सेक्रेटरीज को बुलाएं। और वास्तव में थोड़ा बहुत हम लोगों को आज अंदाजा होता है, रहता है पहले से, इतने जो है विज्ञान प्रगति कर गया है, इतने सारे मेट्रोलॉजिकल सारे सर्वेज रहते हैं और सब चीज़ें रहती हैं, पूर्वानुमान रहते हैं। हम इसका जरूर अनुमान लगा सकते हैं और कुछ ना कुछ इन एडवांस हम उन चीज़ों की व्यवस्था कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ उसके लिए प्रदेश और केंद्र दोनों को बिठा करके एक राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ समस्या कैसी आ सकती है इसकी एक फोर्स बननी चाहिए। अब देखिए, बड़ी सरल बात है, आसाम के अंदर सूखा नहीं पड़ेगा, आसाम में बाढ़ आएगी, पूर्वी बिहार के अंदर या उस तरफ बाढ़ आएगी, बंगाल के अंदर बाढ़ आएगी, वहाँ सूखा नहीं पड़ेगा। सूखा पड़ेगा तो सामान्यतः पश्चिम क्षेत्र में पड़ेगा या कुछ कुछ मध्य भारत में पड़ेगा। तो हम इसकी प्लानिंग कर सकते हैं, जो हमारे पूरे 50 साल के डाटा उनको ले सकते हैं, 10 साल के डाटा से हमारा काम चल सकता है। तो इस प्रकार की एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ समग्र रूप से नीति बननी ही चाहिए। नहीं राजन जी, आप ऐसे इलाके से आते हैं जहां जो कृषि प्रधान है, जहां बहुत सारे लोगों का रोजगार जो है कृषि है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि संविधान ने जो शक्तियां हैं अलग अलग बांटी हुई हैं, कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि फिलहाल हमारी संसद, जो हमारी सरकार है, वो इतनी कमज़ोर नज़र आ रही है कि अदालत को जो है इंटरवीन करना पड़ रहा है, ये कहना पड़ रहा है कि ये रोड मैप हम आपको देते हैं, अब अमल करिए? देखिए, अदालत की प्रोएक्टिवनेस वो अलग मुद्दा है, वो और खुद में वो गंभीर मुद्दा है, लेकिन क्योंकि ये आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने कोई टिप्पणी की है तो उसको हमको संजीदगी से लेना चाहिए। और ये बात ठीक है, आपस में तालमेल का अभाव है। देखिए, फेडरल सिस्टम है, प्रदेश की जिम्मेदारी रहेंगी, केंद्र की जिम्मेदारी रहेंगी, परंतु कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। अब जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर के आए, अनाज के डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी पहले किसकी है? प्रदेश सरकार की है, लेकिन आज भी केंद्र ने, संसद ने उस एक्ट को लेकर के आए तो कुछ न कुछ जिम्मेदारी उसकी भी है। और इसलिए इन एडवांस वो प्रदेशों को कॉन्फिडेंस में लेकर के उनको बिठा करके आखिर कोई भी राष्ट्रीय नीति बनेगी तो ये बिल्कुल पक्का है कि उसमें केंद्र और प्रदेश, और इतना ही नहीं, जो तीसरा जो लोकल बॉडीज हैं, जिले की जो हमारी यूनिट्स हैं, उन सबके सहयोग से वो काम होगा। परंतु ये होना ही चाहिए। इस प्रकार की, जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि एक हमारे पास इस प्रकार की जानकारियां हैं, सर्वे हैं, हमारे पास अग्रिम सूचनाएं भी आ जाती हैं, उनको लेकर के हमको एक ऐसी फोर्स बनानी पड़ेगी जो सदा सिद्ध रहे। कोई संकट आए तो तुरंत वो वहां पर उसको एड्रेस करने के लिए पहुंचे। मीम अफजल साहब भी कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद है। मीम अफजल साहब, ये बताइए, 2015 का आंकड़ा मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले जो है कर्नाटक ने ये हिम्मत दिखाई कि घोषित किया जाए कि सूखा पड़ा है अगस्त 2015 में, और उसके बाद सबसे आखिर में गुजरात ने ऐसा किया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, फिलहाल की अदालत की जो हिदायत है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई हालात बेहतर होंगे? क्या आपको लगता है कि अब जो पूरा जो सरकारी अमला है वो अब हरकत में आएगा? देखिए आरफा जी, आपने अपनी बातचीत में
जो अदालतों के प्रोएक्टिव रोल की बात कही, मैं अभी कल भी एक बहस में था और मैं ये बात कह रहा था कि बहुत अफसोस की बात है कि जो पॉलिटिकल क्लास है, लेजिस्लेचर है, जो आगे एग्जीक्यूटिव का भी काम करती है, उसने अपनी जिम्मेदारियों को उस ढंग से नहीं लिया है, जिसका नतीजा आज हमको देखना पड़ रहा है कि अदालतों से हमको हिदायत मिलती है तब हम काम करते हैं। अभी राजेंद्र अग्रवाल जी बड़े सही बात कह रहे थे कि इसमें सेंट्रल स्टेट को बैठकर सर जोड़ करके बात करना चाहिए। दूसरी बात ये, अभी जो आपने देखा कि बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर इसको डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश देखिए, चीफ मिनिस्टर आए, फ़ौरन आकर के प्रधानमंत्री से मिले और पैसा लेकर चले भी गए। ये जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री घबराते हैं कि प्रधानमंत्री से जाके मिलें, लोगों की तवज्जो जाएगी, बदनामी होगी। मैं समझता हूँ कि एक इसके अंदर फैक्टर और भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ और हमारी सरकार जो लोग चला रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ ज़रा दूसरी मालूम होती है। जो सिचुएशन अभी आप 4-5 लोगों ने यहाँ बताई है, जाहिर है मैं उतना जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन उससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। और वैसे भी जो आजकल रोज़ खबरें आ रही हैं, जिस तरह से पानी का कमी और जिस तरह लोग परेशान हैं, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उससे ये अंदाज़ा होता है कि ये कितना सीरियस मैटर है। सारे देश की तवज्जो इस पर लग जाना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार की तवज्जो इस पर ना लग करके कुछ दूसरी बातों की तरफ ज़्यादा लगी रहती है। किस तरह दूसरी पार्टीज़ को पंजे में लेना है, किस तरह उनको बदनाम करना है, किस तरह उन पर इल्ज़ामात लगाने हैं, पार्लियामेंट के अंदर सवाल और जवाब कैसे करने हैं। ये सही बात है कि पॉलिटिकल क्लास, किसी भी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आवाम के साथ जुड़ें और आवाम के मसलों को लेकर के सबसे पहली लड़ाई वो लड़ें। सेंटर को भी चाहिए कि ये सब फालतू की जो बातें इधर से उधर करते रहते हैं, जिस पर मीडिया भी सारा लगा रहता है, माफ़ कीजिएगा, मीडिया भी सारा यही काम करता है कि जो नॉन इश्यूज़ होते हैं उनको इश्यूज़ बना करके पेश करते हैं। सारे दिन हम जब बैठे हैं, आज पहली बार ड्रॉट पे बुलाया गया है एक डिस्कशन में। अब तक मैं रोज़ाना कम से कम 2 चैनल्स पर जाता हूँ और पिछले 2 महीने 3 महीने से तो मैं देख रहा हूँ कोई किसी चैनल ने हमको ड्रॉट सिचुएशन पर नहीं मिला। एक आध चैनल ने किसी ने कर लिया, नहीं ऐसा भी नहीं। उनकी भी जरूरत, बहुत से चैनलों ने बड़ी रिपोर्ट्स होनी भी दिखाई चाहिए है, जब बड़ी आम जनता से जुड़ा मुद्दा है। मैं वापस लौटूंगी आपकी तरफ। बिल्कुल वापस होनी भी चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ होना भी चाहिए। और हम लोगों को जी, कृष्णवीर चौधरी जी, बताइए कि जिस सियासत का जिक्र कर रहे हैं बीमी अफजल, ये बात सच है कि देखने को भी मिलता है, और खासकर जो राज्यों की और केंद्र की जो शक्तियां हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं जिस तरह का टकराव देखने को मिलता है, या एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां थोपने की जो बात है, इसको किस हद तक आप जिम्मेदार मानते हैं इस स्थिति तक आने के लिए? आरशा जी, जब मानवता की बात हो तो बात चाहे अभी बेलारी में कर्नाटक में सूखे की हो और चाहे बिहार की स्थिति हो, उसमें राजनीतिक बात नहीं आनी चाहिए। आती तो है, लेकिन लाइफ लाइन है, पानी जीवन की रेखा है, मनुष्य का भी है, पशुओं का भी है और देश की खाद्यान्न सुरक्षा का भी है। उसके साथ जब राजनीति करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है, अरविंद जी ने एक बहुत दो टूक बात कही है कि जो सिस्टम है उसमें सुधार की आवश्यकता है। सूखा तय करेगा पटवारी, और पटवारी की जो स्थिति है आज इस देश के अंदर, तमाम देश के प्रदेशों के अंदर, वो छिपी नहीं है किसी से। टेक्नोलॉजी जो है उसको आज अपनाने की जो बात कही जा रही है, सूखा जहां पड़ता है, सैटेलाइट सिस्टम है, आज तमाम चीजें हैं, तो उसको अपनाना पड़ेगा। सिर्फ पटवारी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। और अगर ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में जॉइंट कोई फोर्स बनाई जाती है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो, तो मॉनिटरिंग हो सकती है। बात क्या है आरशा जी, कि जो नीतियां बनती हैं उनका जो परिणाम आना चाहिए, क्योंकि मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ, उसका आउटपुट क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, वो नहीं होता। और पॉलिसीज का जो पैसा है वो सूखे का भी पैसा, अभी कहा ना अरविंद जी ने कि 23 रुपए का चेक, मैंने सैकड़ों चेक 100-100 रुपए और 200-200 रुपए के देखे, और जब जब मैंने ये बात कही तो ये कहा गया कि ये राजनीतिक बात मत करिए। ये राजनीतिक बात नहीं है, किसानों की दुर्दशा इस देश में हो रही है और प्रदेश सरकारें पूरी तरह से लूटमार में लगती हैं। किसान का सूखा पड़ता है, प्रदेश सरकारों की भ्रष्ट और निकम्मी नौकरशाही उस पैसे को लूटने पे लग जाती है। बाढ़ आती है तब यही होता है, ओले पड़ते तब यही होता है। तो इसमें सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है, जिम्मेदारी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जो केंद्र सरकार भी पैसा देती है उसके पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए किसान मर रहा है। भूजल स्तर की बात मैं इसलिए कहूंगा कि किसने काम किया,
आप एक बैंक है जमीन के नीचे पानी का, उसमें सुधार के लिए कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ निकाला जा रहा है। किसान की कोई गलती नहीं है। जब आपने केमिकल साइंस मॉडल दिया तो उसको तो हर बार यूरिया आपने डालने को बताया, हर बार सिंचाई करना है। जो अभी हम मराठवाड़ा की बात कर रहे हैं, जब हमने गन्ने की खेती करवा दी पूरी बेल्ट के अंदर मराठवाड़ा में, तो सिंचाई तो करनी पड़ेगी गन्ने में, तो किसान क्या करे? हमें देखना पड़ेगा। हमने आज तक कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया इस देश का। मास्टर प्लान ना होने की वजह से नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट हमारे कितने हैं, हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटीज कितनी है, हमें भूजल स्तर में सुधार कैसे करना है, हमें क्रॉप पैटर्न को क्या अपनाना है, हमें कितना विकास का क्षेत्र कैसे क्या करना है, अभी तो कोई प्लानिंग देश की नहीं थी। मैंने आपसे इसलिए कहा है कि पानी में सबसे बड़ी आवश्यकता है। जो पानी उपलब्ध है देश में, उसका मात्र 1/3 पानी इस देश में प्रयोग किया जाता है, 2/3 पानी बर्बाद जाता है। और इसके बाद जी यानी कि बहुत सारी चीजों पे जोर देने की जरूरत है। फिलहाल और बताओ, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो हो रहा है, जो नहरों को और नदियों के पानी को बर्बाद कर रहा है, वो एक अलग से मुसीबत। ठीक है प्रोफेसर श्रीवास्तव, ये बताइए, करीब 33 करोड़ फिलहाल भारतीय ऐसे हैं जो कि इसकी चपेट में आ गए हैं, 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिलाकर, यानी कि पूरी तरीके से एक बड़ा राष्ट्रीय संकट फिलहाल सूखा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया है। ये एक ऐसा मौका है कि अब ये माना जाना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर स्टेट की, सेंटर की पॉलिटिक्स को छोड़ते हुए, शायद जो शक्तियां हैं एग्जीक्यूटिव की और जुडिशरी की, उन सबको भी छोड़ते हुए शायद युद्ध स्तर पर काम होने की ज़रूरत है। और जो 3 ये बड़े मेजर्स बताए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ज़मीन पर इससे क्या बदलेगा, ये भी हमें बताइए। देखिए, जो आज जो मेजर्स बताए हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किए। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्रेटरीज की मीटिंग हो और कोऑर्डिनेशन हो। अप्रैल में ही सुप्रीम कोर्ट फौरी जो कदम है उनके बारे में कई निर्देश दे चुका है, और उसके चलते कुछ ना कुछ असर भी हुआ है फंड फ्लो वगैरह पर। तो फौरी कदम के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट तब बात कर चुका है। आज जो बात सुप्रीम कोर्ट ने की है वो मुख्य रूप से उन कदमों के बारे में है जो 3 महीने 6 महीने या आने वाले दिनों में जो पूरे किए जाना ज़रूरी है। किस दिशा में हम बढ़ें, एक प्लान की बात की है, फोर्स की बात की है, मिटिगेशन फंड की बात की है, ड्राउट प्लान की बात की है, ड्राउट मैनुअल की बात की है, रिवीजन की बात की है। तो ये 2 भाग में की है। लेकिन बारीकी से अगर उसको पढ़ें तो जिन बातों को, जैसा कि सब यहाँ पर कह रहे हैं, एक्चुअली गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए बहस की, उन बातों में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक जिम्मेदारी, तो ये संवैधानिक जिम्मेदारी संविधान में केंद्र और राज्य की दोनों की है। दोनों ही इच्छा शक्ति पर्याप्त नहीं दिखा रहे हैं, उसको पूरा किया जाना तो जरूरी क्या है। ये रिपोर्ट जो है इन मीटिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाएगा कि एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्या होगा? जी बिल्कुल, जब सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, ये तो अब तो जजमेंट के तौर पर आया है, तो निश्चित रूप से अब उसकी कोई भी अब सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कह सकता है कि वो जजमेंट को अब वो पूरा नहीं हुआ है। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, देखिए उसके बाद भी अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में कहा कि अब हम कहाँ से फंड तय करेंगे, अप्रोप्रिएशन बिल हो चुका है। देखिए ये, माफ़ कीजिएगा, ये है इच्छा शक्ति का सवाल, क्योंकि बहुत सारे आप कोई भी बजट का वर्ष दिखा के देख लें और कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर ये बता दे कि अप्रोप्रिएशन बिल के बाद नए खर्चे उसमें नहीं जोड़े गए हैं। अगर जोड़े गए हैं तो इस तरह की जब राष्ट्रीय आपदा बात आ रही है तो ये सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है वित्त मंत्री? अरविंद जी, आपको लगता है कि अब कोर्ट की ये मदाखलत के बाद, इंटरवेंशन के बाद हालात बदलने चाहिए? जो आप देख कर आए हैं उससे बेहतर हालात देखेंगे अब? देखिए जो है अरफा जी, अभी भी जो हालात बदले हैं ग्रास रूट लेवल पर, वो कोर्ट था, जैसे बम्बई हाई कोर्ट की बात करें तो बम्बई हाई कोर्ट काफ़ी दिनों से वहाँ के हालात पर नहीं, तो जो है ये तय हुआ कि साहब 5 साल तक यहाँ कोई नई चीनी मिलने लगेगी। बियर के कारखानों का जो है वो 20% पानी काट दिया गया, कारखानों का 10% काट दिया गया। तो प्रोफेसर साहब जो कह रहे थे उससे आगे कि विल पावर जो है स्टेट का, क्योंकि देखिए ये जो मैनुअल है जिसको 2009 का संशोधन की बात कर रहे हैं, ये मैनुअल जो है बेसिकली ये अपने अग्रवाल साहब बैठे हैं, संसद तो कानून बनाती है, स्टेट को आपदा प्रबंधन का तो काम स्टेट को करना है। तो एक तरह से इसको मॉडल मैनुअल मान सकती हैं आप, क्योंकि जमीन पर कौन करेगा। अब सवाल है कि वो लोग कर रहे हैं जो अंग्रेजी राज में जिनका काम था वन हु कलेक्ट रेवेन्यू, वो कलेक्टर बैठा हुआ है, उसका स्टाफ बैठा हुआ है, और उनमें अगर आप उनको जाके एक पत्रकार के तौर पर देखेंगे तो पाएंगे कि संवेदनशीलता है ही नहीं उनमें। क्यों 20 रुपये 30 रुपये के चेक मत जारी करो, उससे क्या है, उतना तो जाने में उसका बस का किराया खर्च हो जाएगा जिसको जारी कर। यानी जो ये आपदा में जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, यानी राहत देने का मतलब ये होता है कि आप किसी को वास्तव में राहत दे रहे हैं, आप 2000 4000 हाँ मजाक आप उसका बना रहे हो। राजन जी, लास्ट कमेंट, बिल्कुल समय नहीं है एकदम। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है।
जो बात की कलेक्टर हैं वो उनको तो इकट्ठा करना है। नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ कि अब तो जिम्मेदारी बन गई सरकार की, बेशक अदालत बन के गई। और बाद। मुझको ये लगता है ये बात है, देखिए तात्कालिक रूप से तो जो उपाय चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं, लेकिन मूल जो समस्या है वो पानी की समस्या है। आज भी सरफेस वाटर इतना अधिक है हिंदुस्तान के अंदर, कम नहीं है वो, पर उसको हम रोक नहीं पाते हैं। कुछ चाहे बहुत सारे कारण हैं, सब उन कारणों को जानते हैं। वृक्षों का बहुत अभाव हो गया है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। वो वृक्ष जो है नेचुरल रिचार्जर हैं। हम कृत्रिम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के इंतजाम करते हैं, वो भी करें, परंतु वृक्षारोपण बढ़िया से करें, पानी को बहने न दें, पानी को रोकें। डैम्स जो है नए चेक डैम्स बनाएं, ऐसे बनाएं पानी निकले नहीं कहीं को बाहर को, ये हमको इंतजाम करने पड़ेंगे। अभी भी पानी की कमी है, लेकिन पानी बहुत है। और जो बात कही कि अंडरग्राउंड वाटर वो तो बैंक है, उसको हम सूखने ना दें, बड़ी उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं, उसकी हम चार्जिंग करते रहें। मुझे अपने छोटी उम्र का ध्यान है कि बरसात के दिनों के अंदर केवल 1 मीटर की रस्सी से और पानी कुएं में से निकाल लिया करते थे। ठीक है राजेश जी, समय मेरे पास समाप्त हो गया है। मियां साहब, आखिरी बात बताइए कि फिलहाल जिस तरह अदालत ने कहा है कि बदनामी की कोई बात नहीं है, कोई लॉस ऑफ फेस न माना जाए, राज्य जो सबसे पहले घोषित करें कि सूखा है और फिर कदम उठाया जाए, संक्षेप में जवाब। देखिए, मेरी समझ में नहीं आता कि इसको डिक्लेयर करने में क्या परेशानी है स्टेट्स की। उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, शायद इसलिए घबराते हैं, या पैसा उनके पास कम है इसके लिए घबराते हैं। तो उनको खुल करके बोलना चाहिए, सेंटर से डिमांड करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए, जैसे कुछ स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर मिले हैं। असल में अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, आवाम में भी एक मैसेज जाता है। इस वक्त तो ख़ास तौर पर गरीब लोग जो हैं और ख़ास तौर पर गाँव का जो आदमी है वो ये समझता है उसके लिए कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है, ना सेंटर खड़ा हो रहा है, ना स्टेट खड़ी हो रही है, और ये उसके लिए सबसे बड़ी है। अब जो कोर्ट से जो उसको राहत मिल रही है वो मिलेगी नहीं मिलेगी, अभी ये भी बड़ा सवाल है, कितना ये काम कर पाएंगे। मेरे ख्याल में तो इस वक्त लग जाना चाहिए। जिनकी स्टेट्स हैं अगर वो सीरियसली इस इशू को ले और टेकअप करें, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पर, माफ कीजिएगा, इत्तेफाक से बारिश समाप्त हो चुका है, जोरदार बारिश हो जाए इन एरियाज में जहाँ हो रहा है, जी, सारे प्लान यूं के यूं रखे रह जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर जिस तरह से मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि किसान आज की तारीख में सोचता है कि उसका कोई माई बाप नहीं है, उसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। अदालत ने भी ये कहा है कि कृषि नीति के अलावा कोई सूखा नीति नहीं है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह जो है सरकार इस मुद्दे को देख रही है, जैसे अंदाज़ा नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है। उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हालात कुछ बेहतर होंगे और एक जो बड़ा आबादी का हिस्सा जूझ रहा है इस संकट से, उससे कुछ राहत मिल सकती है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।